काफ़ी दिन तो ये चला, कहते भाई चलती तो खट्टर साहब की है, फैसले तो वहीं से हो के आते हैं, IAS IPS की जो लिस्ट बनती है उधर खट्टर साहब बना के भेजते हैं और इधर से जारी हो जाती है। अभी थोड़ी थोड़ी ये रूमर्स आ गई जो आती हैं चीज़ें, कहते भी नहीं अब थोड़ा सा मामला जो है ना, अभी थोड़ी सी इनको स्वतंत्रता दे दी है, नायब सिंह सैनी को मजबूत किया जा रहा है। क्या है मतलब असलियत क्या है, कौन सी बुरी तो बात मतलब है? एक तरीके से आप ये कह रहे हैं भी हाँ ऐसा ही था कि मतलब लिस्टें वहीं पे तैयार हो रही थी। नहीं, आप देखिए शब्दों को घुमाने का प्रयास मत करें। हाँ नहीं मैं तो ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और नायब जी राय ले रहे हैं तो अच्छा बात है, वरना अच्छी बात है, वरना लेनी चाहिए उनको, और लेते भी होंगे। लेते ही हैं या लेते ही होंगे। बीजेपी को गांधी से बड़ी परेशानी हो रही बराला साहब, इन दोनों ना हॉट इशू हो रहा है। मनरेगा से आपने गांधी को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। कांग्रेस वाले ये कह रहे थे, कहते भी यहाँ से तो गांधी हटा दिया, वो जो करेंसी है जो नोट हैं इनसे गांधी को कैसे हटाओगे। जाटों के बगैर राजनीति नहीं हो सकती हरियाणा में। मतलब मैं जाति पे नहीं आ रहा, लेकिन एक उसको कंसिडर भी करना बड़ा जरूरी है कि वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और कई सीटें तो हैं ही ऐसी की ऐसी, उसमें आपका जब नाम आता है तो एक बड़े लेवल पे आता है, आपकी राय शुमारी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। जितने भी और भी जो कई जाट नेता थे, कई तो हाशिए पे लगा दिए, बीजेपी ने कईयों का कांड कर दिया। आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि किसी ने, बीजेपी ने किसी को हाशिए पे धकेला है। चुनाव तो सब लोग आ रहे हैं ना। जिस वर्ग की आपने बात की, निश्चित रूप से देखिए हम जाट समाज को या किसान परिवार को, मैं ही बता रहा हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं ही बता रहा हूँ ना। मैं भी चुनाव आ रहा, कैप्टन साहब भी आ रहे, धनखड़ जी भी आ रहे, और उस टाइम तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई थी। तो ये कहीं ना कहीं कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं ले बैठी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किसी को निपटाया, ये एक प्रोसेस का एक हिस्सा था कि हम सब लोग चुनाव हार गए थे। कई बार महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं ना वो रास नहीं आती हैं कई लोगों को, ऐसा तो नहीं ये भी एक फैक्टर रहा हो। आपका जो घर है मैंने देखा है, मैं तो ऊपर गया भी हूँ आपके, वहाँ से निकल के वो नहर पार करते हैं, बबली का मकान आ जाता है जी, उधर आ जाता है जी। वो आपके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हालांकि नाते में जो मुझे जानकारी है वो आप दादा लगते हैं, मतलब किस हिसाब से हैं, पुराना एक ही परिवार है। हाँ एक ही परिवार है, लेकिन आपके खिलाफ खूब बोला उन्होंने। तो उसकी समझ है, कौन किसको रोक सकता है। बोला ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, वो तो कल भी बोलता था, आज भी बोलता है, सबकी अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं एक बात मान करके, कांड आपने भी उसका करा दिया। कांड कभी किसी के करने से नहीं होते, दूसरे के करने से कुछ नहीं होता। आप बोल के नहीं बताते, आप करके बताते हो। नहीं, वो बोल के कह दिया उन्होंने आपके खिलाफ, आपने बोला नहीं लेकिन लगा दिया मामला। आप मेरे से जो कहलवाना चाहते हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं निकलना चाहता, मैं तो पूछना चाहता हूँ। आप कुछ दिशा अलग ही देने का प्रयास कर रहे हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, सबको। मैं भी अगर मैंने कोई गलत कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो उसका अच्छा है बुरा परिणाम तो मेरे को भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये भी कहते हैं जो मूल रूप से बीजेपी के लोग हैं ना, संघ से जुड़े हैं, जैसे आप जुड़े हैं, मतलब बड़ी गहराई में आपकी जड़ें जो हैं बड़ी गहरी हैं बीजेपी में, मतलब ये भूलते नहीं है जल्दी सी। अब मान लो देवेंद्र बबली ये सोचे कि भी चलो एक बार मैं हार गया तो वो भूल भुला गए होंगे मामला मसला, ये लंबी चलती चीज़ें। देखिए आप बार बार इस विषय की चर्चा करते हो, जो इतनी वोटें आई हैं कहाँ से आ गई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिली ना टोहाना में वोटें। इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। तो आपने मदद करी, देखिए सबके सामने है जो हुआ। आपने ये नहीं कहा मदद करी, आपने कहा कि जो कुछ है सबके सामने है। पिछला जो इलेक्शन था 2024 का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी वेव थी कि भाई, और खास तौर पर जाट समाज जो है उनके पीछे लग गया था। इस बात से आप इनकार भी शायद नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ों से तो आप इत्तेफाक हो सकता है ना करें, लेकिन जाट समाज को एक जो बड़ा एक सेगमेंट था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में लग गया था। उनको उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो चीज़ें होंगी सारी। तो अभी जो है जाट वोट बैंक जो है वो वहीं पे आपको लगता है अलाइन है, या अभय सिंह चौटाला भी कहते मैंने दखल दे दिया वहाँ पे रोहतक में जो है ना रैली की थी, और अब जो है जाट समाज जो है उधर उनकी तरफ देख रहा है। जाट समाज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं हरियाणा में? आपने बारीकी से चीज़ें देखी हैं। रणजीत सिंह चौटाला जब हारे चुनाव तो उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, कहता इन्होंने भी मेरा कांड कर दिया, और कांड बार बार आ रहा है आज, इन्होंने भी हरवा दिया मुझे और वो भी कर दिया, नाम आपका भी ले दिया उन्होंने। जी। तो ये क्या नहीं, उनको ये भी तो ध्यान कराना चाहिए ना। ये तो बात उन्होंने कह दी, उन्होंने खुद चूक की है। देखिए बड़े नेता हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, कोई ज़्यादा टिप्पणी मैं इस बात पे नहीं करूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कहीं न कहीं व्यक्तिगत गलतियाँ रही हैं जिसके कारण से चुनाव आ रहे हैं। जयप्रकाश जी से बात हुई थी, सांसद हैं कांग्रेस के, जिक्र किया उन्होंने, वो उनका भी अपना एक स्टाइल होता है, वो कई बातें उनको पता होता है, वो करते थोड़े से इस ढंग से। कहता भी कोई बीजेपी में ना वो गोड़ करके है, कहता उधर वो सारे के सारे नेता जो है ना, या किसी को काम हो ना, अगर किसी ने सील करानी है
तो गौड़ साहब को अजय गौड़ बताया, क्या नाम बताया पता नहीं, क्या नाम बताया, मतलब गौड़ है तो वो गौड़ हैं लेकिन वो गॉड हैं, उनके बगैर काम ही नहीं होते, कहता उधर मत्था टेकना पड़ता है। ऐसा कोई सिस्टम बीजेपी में चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जयप्रकाश को कांग्रेस की व्यवस्था कहीं ध्यान आ रही होगी। 2027 में बीजेपी सोच सकती है वन नेशन वन इलेक्शन। बिगड़ेल तो कोई भी हो सकता है, बिगड़ेल हैं अधिकारी वैसे हरियाणा में। मैं कहता हूँ कोई भी हो सकता है, नहीं हो तो सकते हैं वैसे हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है। हाँ, उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। बीजेपी इस नारनौंद में जो है कुछ ना कुछ खेल तो करती है, करना चाहती है कि भाई देखिए, खेल तो पूरे देश में चलता रहता है, क्यों नहीं खेल खेलेंगे। हमको अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, और खेल खेलने के एक्सपर्ट है आपकी पार्टी, या यहाँ पर इलाज जनता के कल्याण के लिए, इलाज भी करने के लिए खेल खेलते हैं। देखिए, कल्याण, जनता के कल्याण में काम करते करते किसी का क्या होता है, इलाज होता है, क्या होता है, हमारे बस में थोड़ी है। ना मेरे बस में जूली ना तेरे बस में जूली, लेकिन बीजेपी जो है इलाज करने में माहिर मानी जाती है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं सुभाष बराला। बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं, इससे पहले हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं और अध्यक्ष भी सबसे लंबे वक्त तक, करीब करीब 6 साल का वक्त इन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी पर बिताया है। बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर हैं। फैसले जब होते हैं बीजेपी के बड़े संगठन के तो फिर सुभाष बराला जी की उसमें एक अहमियत होती है, रोल होता है, इनकी रायशुमारी उसमें होती है। बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, प्रदेश की बात भी होगी, देश की बात भी होगी, और बात जो है हरियाणा की राजनीति पर जो है स्पेशल खास तौर पर वो होगी, यानी कि सियासी बातें बराला साहब रहेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर्वेश जी, आपके दर्शकों को भी राम राम। बीजेपी को गांधी से बड़ी परेशानी हो रही बराला साहब, इन दोनों ना हॉट इशू हो रहा है। मनरेगा से आपने गांधी को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए, उन परेशानियों की बात करने से पहले तो, क्योंकि आज मकर संक्रांति का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो आज का त्यौहार हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। इसलिए सभी आपके दर्शकों को, श्रोताओं को इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जहाँ तक आपके सवाल की बात है जी, देखिए, महात्मा गांधी जी सबके हैं, किसी एक के नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेसियों को इस बात को समझना ही पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक तकलीफ उनकी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। अभी तो शुरुआत है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये नाम भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को समझना पड़ेगा, वैसे नहीं बदला है, किसी गलत मंशा के साथ नहीं बदला है। नाम तो इसका पहले भी आपको ध्यान होगा, मनरेगा से पहले नरेगा था इसका नाम, महात्मा गांधी नहीं था इस नाम के साथ। इससे पहले जवाहर रोजगार योजना इसका नाम था। उससे पहले भी ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में शायद 1977 में किसी न किसी स्वरूप में योजनाएं आई थी। और उससे पूर्व भी अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो ये व्यवस्था आज़ादी से पूर्व भी, जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, जब कभी अकाल पड़ता था, तो ग्रामीण आबादी जो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी उसको रोजगार उसका खत्म हो जाता था। उसको रोजगार से जोड़ने के लिए योजना उस समय से चली आ रही, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी नाम से। अब देखिए, मैंने 3 नाम तो मैंने बता दिए ना। वो सही है, बीजेपी नेताओं के पास लॉजिक की कोई कमी नहीं है बराला साहब, और आपके पास तो हो ही नहीं सकती सर। आप प्रखर वक्ता रहे हैं, आपके पास तो ऐसी ऐसी चीजें लॉजिक निकलाएंगे, लेकिन अभी तो मंशा तो यही है ना कि गांधी को। मनसा नहीं है, मनसा क्या है? देखिए, मनसा है गरीब आदमी को जो इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करता है, जी राम जी योजना के तहत, उसको एक तो 100 दिन की बजाय 125 दिन उसका रोजगार हुआ है। वो सारी बातें एक नहीं, मैं अभी थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ ना इस नाम का, आप सुनोगे तो आपके दर्शक भी, हाँ, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे उस बात को। देखिए सर्वेश जी, योजना का नाम, जो वो योजना है पूरी, उसका कहीं न कहीं पहला उसका अक्षर इसमें उठाया जाता है, आमतौर पे उठाया जाता है, ठीक है ना, तब योजना का पूरा नाम बनता है। देखिए, VB विकसित भारत, जी राम यानी कि रोजगार एवं आजीविका मिशन, ग्रामीण गारंटी,
यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी, ये पूरा नाम है। तो जब इसको पूरा करोगे आप तो जी राम जी बनता है, इसमें अलग थोड़ा ही है, कुछ गलत नहीं किया। अब इसमें एक मिनट, इसकी सार्थकता और इसलिए बढ़ जाती है कि पहले केवल उस तक सीमित था, क्या नाम है, रोजगार तक सीमित था, 100 दिन का रोजगार। अब इसमें आजीविका मिशन और जोड़ दिया। गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, गांव में कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई काम करना चाहता है जिससे उसकी आजीविका खड़ी हो सकती है गरीब आदमी की, जैसे कोई गांव में कोई बेकरी करना चाहता है, कोई गौ पालन करना चाहता है, कोई मछली पालन करना चाहता है, इसके लिए भी आधारभूत ढांचा खड़ा होगा इस योजना के तहत और उसकी आजीविका का निर्माण होगा। तब ये सारे इसके अक्षर मिला देते हैं, रोजगार के भी, आजीविका के भी, मिशन के भी, गारंटी के भी और ग्रामीण क्षेत्र की, तो जी राम जी बनता है। अब एक बात बताइए सर्वेश जी, अब आपने भी समझ लिया और आपके दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं, क्या इसमें नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई महात्मा गांधी जी के साथ अन्याय नहीं किया है, बल्कि ग्राम उदय, ग्राम स्वराज, इसका नारा किसका था? महात्मा गांधी जी का था। तो देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का सम्मान करती है, कांग्रेसियों से ज्यादा करती है। मुझे ये पता है कि सुभाष बराला जी इस टॉपिक पे 3.5 घंटा बिना रुके बोल सकते हैं, मुझे इस बात का आभास है। लेकिन वो कांग्रेस वाले ही कह रहे थे, कहते भी यहाँ से तो गांधी हटा दिया, वो जो करेंसी है, जो नोट हैं, इनसे गांधी को कैसे हटाओगे? किसने कह दिया हटाएंगे? ये एक सर्वेश जी कांग्रेस पार्टी की एक आदत है। आप पता नहीं उसकी गांव की मिट्टी से कितना आपका वास्ता है। पूरा वास्ता है मेरा, पूरा वास्ता है ना। तो जिस व्यक्ति का गांव की मिट्टी से वास्ता है, वो गांव की मिट्टी में खेला है, कूदा है, पड़ा है, बड़ा है, उसको एक बात का पता है, गांव में जब बच्चों की 2 टीमें आमने सामने होती है ना, और हारने वाली टीम पता है क्या करती है? वो धूल उड़ानी शुरू कर देती है। हमारे कहते हैं धूड़िए दे दो भाई। तो कांग्रेस पार्टी धूड़िए देने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अरे ये पहली बार नहीं हुआ। आप देखो, जब 14 का चुनाव था, यही योजना थी जिसको पहले मनरेगा कहते थे, यानी कि आज के जी राम जी, ये क्या कहते थे? स्टेटमेंट इनके उठा करके देखो, कहते थे अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देश से मनरेगा योजना खत्म हो जाएगी। बाद में हरियाणा का चुनाव आया, हमें भी सामना करना पड़ा गांव में वोट मांगने के लिए। जब मैं विधायक बना तब गया, लोग कहते थे बराला साहब इस बात की क्या गारंटी कि आप इस योजना को, मनरेगा को खत्म नहीं करेंगे। मैं कही किसने कह दिया? बोले कांग्रेस वाले कह रहे हैं। एक और उदाहरण मैं देता हूं, 24 का चुनाव था, कांग्रेस ने क्या कहा? आज कांग्रेस के युवराज और उनके अन्य नेता संविधान की पुस्तक लेकर के, वो भी केवल कवर पेज, लोगों को धोखा देने के लिए। जिन लोगों ने संविधान की पुस्तक का एक पेज नहीं पढ़ा, वो संविधान की पुस्तक लेके घूमते थे 2024 के चुनाव में, ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी अगली बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को खतरा है, संविधान खत्म हो जाएगा। अब बताओ, मोदी जी इतना सम्मान करते हैं संविधान का, संविधान के अनुसार देश को चला रहे हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करती है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इस मामले में भी वही हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। बीजेपी का एक एजेंडा भी रहा है, बीजेपी चाहती भी है, बीजेपी के संकल्प में आप कह सकते हैं, क्योंकि आप की मीटिंग्स में संकल्प की बात और विषय की बात अक्सर कही जाती है। जब भी आपकी बैठकें शुरू होती है, कहते हैं आज का विषय जो है क्या है। 2027 को लेकर लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, ये बीजेपी की पहल है, जिस पे विचार हुआ, शुरू हुई, डिबेट्स हुई, उन्होंने बातें रखी मन से। तो क्या वास्तव में बीजेपी इस पे काम कर रही है? 1 इलेक्शन 1 नेशन कर रही है ना। तो ऐसी संभावनाएं भी है 2027 में, इसमें कुछ छुपाने की बात तो है नहीं। 2027 में बीजेपी सोच सकती है 1 नेशन 1 इलेक्शन? नहीं, वो तो देखिए कब आएगा। देखिए पहले तो बहुत सारी व्यवस्थाएं खड़ी होनी है सर्वेश जी। अभी हमारी सेंसिस होगी, यानी कि जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन आयोग आएगा, देश भर में डिलिमिटेशन का काम होगा, चुनाव तो उसके बाद आएगा ना। हाँ, लेकिन पूर्व में एक जनमत बनाना, जनता की राय समझना और अपनी बात जनता तक पहुंचाना, ये काम चल रहा है पूरे देश के अंदर। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या ऐसे संगठन
मैंने बहुत सारे ऐसे संगठन देखे हैं, मैं उनसे मिला हूँ, सामाजिक संगठन, कहीं पे कोई बार एसोसिएशन है, कहीं पे कोई ग्रामीणों की सरपंच की एसोसिएशन है, कहीं पार्षदों की एसोसिएशन है, कहीं व्यापारियों के संगठन है, कहीं उद्योगपतियों के संगठन है, कहीं पढ़ने वाले छात्रों के संगठन है। उनसे मैं मिला हूँ और जो ये कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी के नाम बहुत सारे लोगों ने अपनी संस्थाओं के प्रस्ताव पास करके भी भेजे हैं कि देश के अंदर जो व्यवस्था आज़ादी के बाद से और लगभग 2 दशक के आसपास चली थी, 3 या 4 चुनाव शायद उस व्यवस्था के तहत हुए थे, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रथा थी, यानी कि देश में लोकसभा विधानसभा एक साथ कराए जाते थे। नई बात भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है सर्वेश जी, वो व्यवस्था जो आज़ादी के बाद देश के अंदर लागू थी वो दोबारा से आए, इस बात का प्रयास है ताकि देश की जनता का पुरानी चीजों को अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रही है बीजेपी। देखिए समय अनुकूल तो करना पड़ेगा, टाइमलाइन का सवाल था कि भाई ये कहते हैं ना युग अनुकूल और समय अनुकूल चलना पड़ेगा, कोई नहीं इससे भाग सकता। अगर भागने की कोशिश करेगा, जो भी समय अनुकूल समसामयिक विषय होते हैं उनको छोड़ करके जो चलेगा, निश्चित रूप में वो अपने साथ भी धोखा करेगा। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं, सरकारें हैं, वो लोगों के साथ धोखा करेंगे। समय के हिसाब से टाइमलाइन पे क्या आपको लगता है कि इस पे कितना गंभीरता से काम हो रहा है, कितना तेजी से हो रहा है, तो क्या मान के चले इसके लिए कुछ रखी है कोई डेडलाइन? देखिए अभी तो कर ले, 27 का मैंने कहा, 27 में क्या हो? अभी तो मेरी एक जानकारी है, अब मैं इसमें टाइमलाइन तो देश के प्रधानमंत्री जो भी एक काम चल रहा है, जनमत का काम चल रहा है, कुछ आंतरिक व्यवस्थाएं भी सरकारी स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे कुछ ऐसी बनती होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये बात पूरी होगी तो, लेकिन उससे पहले जनता का मत बनाना, ये काम जरूर चल रहा है देश के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, हम भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, बहुत सारे संगठन भी कर रहे हैं, जो जरूरी भी है। देखिए सर्वेश जी, ये बहुत बड़ा काम है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, छोटा काम नहीं है। एक समय के अंदर आप लोकसभा विधानसभा इकट्ठे कराएं, या आप एक समय के अंदर लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव आप एक साथ करवाएं, तो यानी कि ये कोई छोटा काम नहीं है। कहने में बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी ऊर्जा बचती है, बहुत सारा पैसा बचता है। बीजेपी को इसी में तो महारत है, वो बड़े काम को भी छोटे से तरीके से कर लेती है। SIR करा दिया आपने बिहार में, सब कुछ पलट दिया। वो लोगों को समझ में आया जब इलेक्शन के रिजल्ट आगे, कहता हो ये SIR जो कराया था ना उससे हो गया काम। नहीं, देखिए ये आप पलट दिया, ये शब्द ठीक नहीं करे। मैं सब भाई जो उम्मीदें लोगों को, सर्वेश जी देखिए, उम्मीदें लोगों को क्या थी क्या नहीं, ये इशू अलग है, लेकिन सब कुछ पलट दिया SIR ने, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, हमारी सरकारों के ऊपर। वैसा नहीं है। नहीं, जो आ रहे थे, रुझान आ रहे थे कि भी ऐसा हो सकता है, इतनी सीटें ये लेके आएंगे, इतनी चीजें आएंगे, तो सारी की सारी जो है ना धरी धराई रहेगी। सब सर्वे जो थे ठीक है, वो सर्वे किसने किस आधार पे बनाया सर्वे से, वो अलग चीज है, मैं उस चीज की चर्चा नहीं कर। कई कांग्रेस के साथी तो आपके जो नेता हरियाणा के भी कह रहे थे, ब्रिजेंद्र सिंह ने एक बार मेरे एक इंटरव्यू में कहा था, कहता भाई ये तो पहले ही कर चुकी बीजेपी काम, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब वहां तो बिहार में तो मामला। ब्रिजेंद्र जी देखिए, कोई अनाड़ी आदमी नहीं है। हाँ, वो पढ़े सामान्य IAS सामान्य कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। IAS की उन्होंने भाप लिया था कि तभी बिहार में IAS की नौकरी करी है। उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े नेता रहे, लंबे समय तक हरियाणा सरकार में विधायक रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अनाड़ी आदमी नहीं है। वो इस प्रकार की बात कहते हैं, वही बात है ना, कांग्रेस तो मतलब ठीक कह रहे थे। कांग्रेस वाली जो गुट्टी है ना, वो शब्द बुलवा देती है उनको, वरना तो ब्रिजेंद्र जी से ज़्यादा कांग्रेसी कोई इस बात को नहीं जान सकता कि SIR वास्तव में जो वोटर लिस्ट होती है उसका शुद्धिकरण होता है, स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन है वोटर लिस्ट का, है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि भी पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है इस पे पूरी फोकस है। वैसे तो बीजेपी हर स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं पूरा फोकस रखती है, लेकिन बंगाल में अगर जीत गए फिर जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का काम है तुरंत कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, तुरंत लॉन्च करते नहीं, आज भी 12 प्रदेशों में चल रहा है ना SIR का काम चल रहा है। हाँ देखिए, हरियाणा में भी चल रहा है। हरियाणा में तो आएगा शायद, अभी उनका प्राइमरी शुरू हो गया। हाँ आएगा ना, हाँ प्राइमरी शुरू हो गया होगा, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ SIR, इसमें वोटर लिस्ट का रिवीजन है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इस व्यवस्था में
अगर हरियाणा की बात करें, चलिए मोटी बात, ये क्या है क्या नहीं इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके हाँसी के किसी वार्ड में, टोहाना के किसी वार्ड में, या किसी गांव में, सिसाए में, डाटा में, गुराना में, लुहारी में, क्या कोई आदमी गलत वोट बनवा सकता है, कटवा सकता है? लट खड़क जाते हैं ना। नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, है ना। होता है, बहुत पारदर्शी तरीके से होता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई छोड़ करके चला जाता है, एक तो इनकी वोटें कटती हैं, और जो बिहार, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप में बांग्लादेश का बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, वहाँ से बांग्लादेशी भी घुसपैठ करके आते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन ऐसी है कि वहाँ पर निगाह प्रदेश सरकार के सहयोग के बगैर हो नहीं सकती बॉर्डर पे, और प्रदेश सरकार वहाँ की ममता बनर्जी की वहाँ सहयोग कर नहीं रही है केंद्र सरकार को। तो केवल बांग्लादेशी नहीं, रोहिंग्या भी देश में आकर के, और बहुत सारी स्वार्थी जो सरकारें हैं जिनका हित उनमें निहित है, उन वोटरों में उनके फर्जी कागज तैयार करवाते हैं और भारत की नागरिकता दे देते हैं फर्जी तरीके से, उनकी वोट बन जाती है। देखिए अभी देश के गृह मंत्री जी ने जब वहाँ पर चुनाव सुधार पे चर्चा हुई सदन के अंदर, तो उन्होंने बताया कि कई जिले तो ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के जिसमें 75% से लेके और 105% शायद ऊपर का अधिकतम आंकड़ा बताया कि उसमें मतों की वृद्धि हुई है। ये सामान्य है क्या? असामान्य है। रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन हाँ, इसमें होना केवल चाहिए, वही रिवीजन है, वो होना चाहिए। देखिए भारतीय कोई भी नागरिक है, उसके वोट का अधिकार किसी भी रूप में ना छिने, ना वो प्रभावित हो, और विदेशी नागरिक आकर के गलत तरीके से डॉक्यूमेंट किसी न किसी तरह से प्रस्तुत करके और वोट बना लेता, वो कभी भी होना नहीं चाहिए। भारत के लोकतंत्र के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है सर्वेश जी हम आज के दिन, तो हमारे देश में चुनावी व्यवस्था और चुने हुए प्रतिनिधि पारदर्शी तरीके से चुन करके जाने चाहिए। इसमें किसी को एतराज नहीं है, ना हमें एतराज है, ना ममता बनर्जी को होना चाहिए, ना कांग्रेस और इनके इंडिया अलायंस के अन्य घटक दल है उनको भी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। 6 साल तक करीब करीब बड़ा साहब आप अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के, और आपने ऐसे वक्त में अध्यक्ष पद संभाला है जब जो है नई नई सरकार बनी थी आपकी, हरियाणा में सब चीज़ें हुई थी। जाटों के बगैर राजनीति नहीं हो सकती हरियाणा में, मतलब मैं जाति पे नहीं आ रहा, लेकिन एक उस पे उसको कंसिडर भी करना बड़ा जरूरी है कि वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और कई सीटें तो है ही ऐसी की ऐसी, उसमें आपका जब नाम आता है तो एक बड़े लेवल पे आता है, आपकी रायशुमारी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। जितने भी और भी जो कई जाट नेता थे, कई तो हाशिए पे लगा दिए, बीजेपी ने कईयों का कांड कर दिया। अभी आप कहोगे उनके नाम बताओ तो मैं नाम बता दूंगा, वो आपके साथ भी मंत्री रहे थे, तो अब आजकल वो हैं नहीं, हाशिए पे लग चुके हैं। आपको जो है पूरी वेटेज मिलती है, पार्टी में भी सब चीज़ें हैं, राज्यसभा में भी आपको भेजा गया, सब चीज़ें हैं। अभी 2 सीटें भी खाली होने वाली हैं राज्यसभा की, किरण चौधरी की जगह भी खाली होगी, रामचंद्र जांगड़ा की भी खाली होगी। अगला कौन हो सकता है? देखिए एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि किसी ने, बीजेपी ने किसी को हाशिए पे धकेला है। चुनाव तो सब लोग आ रहे हैं ना। जिस वर्ग की आपने बात की, निश्चित रूप से देखिए हम जाट समाज को या किसान परिवार को, मैं ही बता रहा हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं ही बता रहा हूँ ना। देखिए कई बार एक वातावरण बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बना दिया है कि ये तो किसान विरोधी है, क्योंकि जाट जो समाज है वो किसान वर्ग में सबसे बड़ा, उसका हरियाणा प्रदेश में उसका हिस्सा है, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी। और मेरा अगला सवाल से कनेक्टेड तो मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए किसानों के विरोध में है भारतीय जनता पार्टी, ये एक बार ये बात स्थापित करने में विरोधी कामयाब भी हुए थे। उसमें मैं भी चुनाव आ रहा, कैप्टन साहब भी आ रहे, धनखड़ जी भी आ रहे, और उस टाइम तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई थी। तो ये कहीं ना कहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं ले बैठी है। देखिए ये कई बार है ना, देखिए प्रदेश की जनता का कोई इस प्रकार का मत बनता है और प्रदेश की जनता कई बार मत विरोध में दे देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
नहीं किसी को निपटाया। ये एक प्रोसेस का एक हिस्सा था कि हम सब लोग चुनाव हार गए थे। कई बार महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं ना वो रास नहीं आती हैं कई लोगों को, तो ऐसा तो नहीं ये भी एक फैक्टर रहा हो? देखिए नहीं, आप तो इसको अपने तरीके से लेने का प्रयास ना करें। कई बार सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार से हो जाता है। और देखिए मैं एक बात कहता हूँ, देखिए हर व्यक्ति चुनाव जीत करके और जनता की सेवा करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी का ठीक है कार्यकर्ता, मैं बता दूं कार्यकर्ता का जो उद्देश्य होता है, सब लोगों का उद्देश्य होता है। लेकिन हम और जो लोग हमारे साथी चुनाव हारे, हम तो देखिए मैंने पहला चुनाव 5 में लड़ा था, उन्होंने भी ऐसा ही लड़ा था। कैप्टन साहब को पार्टी ने लोकसभा का भी उपचुनाव लड़वाया था जब हुड्डा साहब विधायक बन गए थे, तो हम तो उस टाइम भी हारने के लिए चुनाव लड़ते थे। सर्वेश जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मिशन मोड में काम करता है, तो सही है। मेरा अगला सवाल कनेक्टेड ये था कि लेकिन हास्य वाली पे डालने वाली बात मत करिए। चलो आपका अपना वर्जन है, मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है। तो जैसे आपने मैंने कहा कि 6 साल तक आपने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और चीजें, तो जाटों को भी प्रतिनिधित्व चाहिए और वो इसीलिए भी तो नाराज होते हैं ना कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है पूरा का पूरा। तो क्या अब वक्त नहीं है कि एक जो अध्यक्ष बनना भी है आपका हरियाणा में, ये बीच में थी, हालांकि आपकी पार्टी की मर्जी है, रिपीट करें बनाए जो भी है चीज़ें, तो क्या आपको नहीं लगता कि भी जाटों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या सुभाष बराला रिपीट हो सकते हैं? देखिए सर्वेश जी, फैसला तो पार्टी ने करना है, एक व्यक्ति का हमारे यहाँ फैसला नहीं होता, पार्टी फैसला करेगी। लेकिन जहाँ तक आपने कहा जाटों को प्रतिनिधित्व देने की, हम सब लोग जब चुनाव हारे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे ना, कैप्टन साहब हरियाणा सरकार में मंत्री थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी सरकार में मंत्री थे। हमारी पार्टी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, मनोहर लाल जी ने जाटों को प्रतिनिधित्व देने में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। हाँ, वो एक अलग बात है, भी चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मैं उस चीज़ में नहीं जाता। और जहाँ तक अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष की या राज्यसभा की बात करी, देखिए आज भी इस प्रदेश सरकार के अंदर हमारे प्रमुख मंत्री हैं ना, महिपाल ढांडा जी हैं, यहाँ पर श्रुति जी हैं, विधायक भी हमारे हैं, मैं राज्यसभा में हूँ, मैं राज्यसभा में भी हूँ। देखिए प्रतिनिधि तो पूरा, हाँ, लेकिन फिर भी देखिए वरिष्ठ नेताओं को मौका, चाहे वो अध्यक्ष है वहाँ मिले, राज्यसभा में मिले, लोकसभा में मिले, ये पार्टी का प्रयास रहता है। समय आने पर पार्टी सबका करती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, जाट राजनीति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये माना गया था कि पिछला जो इलेक्शन था 2024 का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी वेव थी कि भाई, और खास तौर पर जाट समाज जो है उनके पीछे लग गया था। इस बात से आप इनकार भी शायद नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ों से तो आप इत्तेफाक हो सकता है ना करें, लेकिन जाट समाज को एक जो बड़ा एक सेगमेंट था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में लग गया था। उनको उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो चीज़ें होंगी सारी। तो अभी जो है जाट वोट बैंक जो है वो वहीं पे आपको लगता है अलाइन है, या अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं मैंने दखल दे दिया वहाँ पे रोहतक में जो है ना रैली की थी, और अब जो है जाट समाज जो है उधर उनकी तरफ देख रहा है। जाट समाज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं हरियाणा में? आपने बारीकी से चीज़ें देखी हैं? देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ, मैंने तो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पे मुझे सौभाग्य मिला। मैं 2000 से ही प्रदेश की राजनीति में आया और मैं पूरे प्रदेश में पता नहीं कितनी बार जिलों में, अलग अलग स्थानों में, गांव में गया हूँ। मैंने देखा है कि हरियाणा में जो राजनीति है वो बेशक कोई जाट नॉन जाट इस प्रकार की, जैसा आप भी वही सवाल कर रहे हैं, नहीं मैंने करते रहो, लेकिन एक जाट नहीं देखिए, जब आप जाट की करते तो अदर तो इग्नोर तो नहीं कर सकते नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्योंकि मेजोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी एक बात में विश्वास रखती है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना, यानी कि सब समाज को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना। भाजपा की जितना वर्क जब भाजपा का जो रहता है ना, इतना किसी का रहता नहीं है, उनका जो होमवर्क रहता है ना, और वो हर कास्ट पे उनकी निगाहें रहती है। बात खाली जाट समाज की नहीं है, हर चीज। देखिए सबको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना, अगर आपकी बात की भी मैं बात करता हूँ, सबको मिलना चाहिए, सबको दे करके चलती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भी तो ये सोच की टिकट देती है भाई यहाँ पे कौन जीत सकता है, किस कास्ट से जीतेगा, कास्ट का फैक्टर हो ही नहीं सकता। देखिए आप उसमें जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ और टिकाऊ लोगों की सेवा करने वाला, इस पर तो फोकस करेंगे। कौन पार्टी नहीं करते, करेंगे ना, सब लोग करेंगे। तो वो सवाल ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप आज के दिन कैसे देखते हैं? 24 के बाद में 2 साल का वक्त हो जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन जिस भी प्रकार की राजनीति के अंदर फंसे हुए हैं, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं और हम दोनों से ज़्यादा हरियाणा की जनता जानती है।
ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें आप अकेले हुड्डा साहब की बात नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो आपको फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात भी करनी पड़ेगी, आपको कुमारी शैलजा की बात भी करनी पड़ेगी, आपको कैप्टन अजय यादव की बात भी करनी पड़ेगी, आपको कुलदीप शर्मा की बात भी करनी पड़ेगी, आपको कर्ण दलाल की बात भी करनी पड़ेगी, आपको उदय भान की बात करनी पड़ेगी, आपको हर व्यक्ति की बात करनी पड़ेगी। अगर इन सब को हम देखते हैं, एक सामने फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो हुड्डा साहब के साथ कितने लोग हैं? हुड्डा साहब की तो टांग खिंचाई में भी एक दूसरे की, वो उसकी टांग खिंचाई में लगा हुआ, वो उसकी टांग खिंचाई में लगा हुआ है। अभय सिंह चौटाला तो ये कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। देखिए, अब वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। अभय सिंह, उनका कोई खुद भी इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, और कोई विधायक भी जो भी जीत के आए, उनके 2 विधायक आए। हाँ, वो परिवार के उधर ही 1 से 2 हो गए। हाँ, उधर ही आए ना, सिरसा से बाहर तो कुछ भी नहीं आया। तो कुछ तो कहेंगे। वो इस बार करेंगे ना, वो कहते हैं 29 में सरकार बनाएंगे हम। देखिए, मैं तो कहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के साथ है, लेकिन क्या होगा ये हरियाणा की जनता तय करेगी। ना सुभाष बराला करेगा, ना सर्वेश जी करेंगे, और ना अभय सिंह चौटाला करेगा। वो सही है, लेकिन मैं वो कह रहा था कि क्या वो जाट वोटर जो है, जो हुड्डा साहब के साथ था, वो छिटक कर आपको लग रहा है कहीं अभय सिंह के साथ में आ रहा है? हरियाणा में जाट समेत सब जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, सब बहुत सोच समझ करके फैसला करते हैं। अब एक बात बताइए, जिन लोगों ने इस प्रकार के बयानबाजियां की हैं, किस प्रकार की, अब थोड़े दिन पहले हम सुन रहे थे, जैन जी को भड़काने की बातें कर रहे थे, परिवार तो वही है। अब चाहे वो जाट समाज का युवा है, चाहे कोई भी युवा है, आज इन बातों में विश्वास नहीं करता। आज वो देखता है कि उनको मेरिट के आधार पर रोजगार किसने दिया, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के यानी कि स्वरोजगार के अवसर किसने उपलब्ध करवाए। अच्छा, आपको क्या लगता है खेलों के मामले में उनको कौन आगे लेकर के गया? अजय सिंह चौटाला का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक वोट बैंक साधने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार की राजनीति की है ना पहले। मेरा तेरा किया ना, नौकरियों में जिस प्रकार से धांधलियां उनके राज में हुई है, वो तो जग जाहिर है। तो आप ये परिणाम भी भुगतने पड़े। उनको लगता है कि युवा जो है उनको वोट करेगा, फिर अगर ऐसी बात करेंगे तो? बिल्कुल उनको लगता है, लेकिन उनको गलत फहमी है। अब करेगा नहीं। अब तो वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पसंद करता है, नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, हरियाणा में नायब जी को पसंद करता है। इसलिए इस प्रकार की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, चाहे अभय चौटाला और चाहे अजय चौटाला हो। गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए। हरियाणा के युवा का मानस बदला है। अच्छा, इनको गलतफहमी है, अजय सिंह को भी, अभय सिंह को भी? बिल्कुल है ना। और क्या क्या गलतफहमी है इनको? सबसे बड़ी तो यही है, ये इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। ठीक है ना। जेजेपी आपके साथ थी तो जेजेपी ने भी ठाठ की, आपकी सरकार भी सही चलती रही उनका समर्थन के साथ में। उसके बाद में वो फिर आप कहोगे भी कांड तो हम नहीं करते हैं, तो उनका कांड हो गया, 0 पे आ गए सब चीज़ें। उनके जो मंत्री जो थे वो फिर आपकी वॉशिंग मशीन में आ गए। वो जो नाली है वो सही है, वो देवेंद्र बबली भी थे, उन पे भी आऊँगा, और वो चाहे अनूप धानक भी थे। देखिए सर्वेश जी, वो सरकार में रहे, गठबंधन की सरकार हरियाणा के लिए जरूरी थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ, वरना कोई न कोई तो गठबंधन को सत्ता में आना ही था ना, क्योंकि प्योर सरकार तो किसी की बन नहीं थी। हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया, जो मत दिया, उसका सम्मान सबको करके चलना चाहिए था, और चले भी। और अजय चौटाला का परिवार यानी कि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब कोई न्यूनतम कोई इस प्रकार का साझा कार्यक्रम बना करके चलता है, उसके आधार पर सरकारें चलती हैं। और जब लगता है कि उस साझा कार्यक्रम के आधार पर आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं जा सकता है, तो रास्ते अलग भी होते हैं। पहले एक हुए तो अलग भी हुए। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए, सर्वेश जी, उसके लिए पहली बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता है। पहली शर्त यही होती है। चुनाव की वो तो बाद की बात होती है। अच्छा, मैं बता दूं लोगों को ना, अभी बराला जी का जो गांव है वो डांगरा है, टोहाना में आता है, टोहाना फतेहाबाद जिले में आता है। और आपका जो घर है मैंने देखा है, मैं 2 बार गया भी हूँ आपके वहाँ से निकल के वो नहर पार करते हैं, बबली का मकान आ जाता है, उधर आ जाता है जी। वो आपके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हालांकि नाते में जो मुझे जानकारी है वो आप दादा लगते हैं, मतलब किस हिसाब से हैं, पुराना एक ही परिवार है। हाँ, एक ही परिवार है, लेकिन आपके खिलाफ खूब बोला उन्होंने। तो उसकी समझ है
कौन किसको रोक सकता है? बोला ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? वो तो कल भी बोलता था, आज भी बोलता है। सबकी अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं एक बात मान करके कांड आपने भी उसका करा दिया इलेक्शन में। देखिए, मैं एक बात मान करके चलता हूँ। देखिए, मर्यादाएं सबके लिए जरूरी हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन, मर्यादाओं का हनन, चाहे मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे कि दूसरा तीसरा करे, कोई समाज तो सब देखता है ना। और कांड कभी किसी के करने से नहीं होते, दूसरे के करने से कुछ नहीं होता। आप बोल के नहीं बताते, आप करके बताते हो। नहीं, वो बोल के कह दिया उन्होंने आपके खिलाफ। नहीं, आपने बोला नहीं, लेकिन सर्वेश जी, लगा दिया मामला। आप मेरे से जो कहलवाना चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं निकलना चाहता, मैं तो पूछना चाहता हूँ। आप कुछ दिशा अलग ही देने का प्रयास कर रहे हैं। सब अपना अपना काम करते हैं सबको। मैं भी अगर मैंने कोई गलत कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो उसका अच्छा या बुरा परिणाम तो मेरे को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहते हैं जो मूल रूप से बीजेपी के लोग हैं ना, संघ से जुड़े हैं, जैसे आप जुड़े हैं, मतलब बड़ी गहराई में आपकी जड़ें जो हैं बड़ी गहरी हैं बीजेपी में, मतलब ये भूलते नहीं है जल्दी से। अब मान लो देवेंद्र बबली ये सोचे कि भी चलो एक बार मैं हार गया तो वो भूल भुला गए होंगे मामला मसला, ये लंबी चलती है चीज़ें। देखिए, आप बार बार इस विषय की चर्चा करते हो। जो इतनी वोटें आई हैं, कहाँ से आ गई? फिर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिली ना टोहाना में वोटें। इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। तो आपने मदद करी। देखिए, सबके सामने है जो हुआ। आपने ये नहीं कहा मदद करी, आपने कहा कि जो कुछ है सबके सामने है। देखिए, मर्यादाएं कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, व्यवहार तो मैंने भी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, ना मैं जिंदगी भर करूंगा। ये भी हो सकता था अगर वो बीजेपी में ना होते तो अब तक जो है ये कई मंत्रियों की जांच खुल गई होती। पता नहीं क्या होता ना कुछ तो होता। पता नहीं क्या होता। कुलदीप बिश्नोई पे आते हैं बराड़ा जी। आपने तो उनके साथ, आपकी पार्टी में ही है तो सारी चीज़ें आ गई हैं। थोड़ा सा ना मायूसी तो होती है। देखो, भजनलाल जी के बेटे हैं वो, तो उनका बेटा भी इस बार पाया। एक वक्त था मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो खुद भी रहे, एमपी रहे, विधायक रहे, पत्नी भी विधायक रही, माता जी भी राजनीति में, भाई सब कुछ है, बेटा भी था। इस बार जो है परिवार से कोई नहीं है। राज्यसभा की तरफ उनकी निगाहें हैं, 2 सीटें खाली होनी है, चांस है कोई? देखिए, पहली बात तो आप ये कह देंगे पहली बात तो चुनाव बड़े बड़े लोग आ रहे। अब मैं आपके सामने चुनाव हारा हुआ बैठा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव आ रहे थे। इसलिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है, उनसे कभी निराश हताश नहीं होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात बॉन्डिंग है, आप तो राज्यसभा में आज भी मजे ले रहे हैं। देखिए, दूसरी बात मैं कहता हूँ, राज्यसभा में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, प्रदेश नेतृत्व से बात करेगा, केंद्रीय नेतृत्व फिर तय करेगा। नहीं, ये डिप्लोमेटिक इसमें जवाब सही है। नहीं, डिप्लोमेटिक असली बात है, असल भी है। सर्वेश जी, असली बात ही आप और मैं तो तय नहीं कर सकते। आप मेरे से जानकारी मांग रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। भाई, होना ये होता है जी। जब खट्टर साहब उनके वहाँ पर आए थे तो एक ऐसा शगुफा छोड़ गए थे वो बीच में ना, उनके पिता को लेके उन्होंने भ्रष्टाचार को लेके ऐसी बात कह दी थी। वो रणजीत सिंह चौटाला भी जो है ना उसी मामले के अंदर ही वो उठ ही नहीं पाए, मामला निपट गया उनका। रणजीत सिंह चौटाला जब हारे चुनाव तो उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, कहता इन्होंने भी मेरा कांड कर दिया। कांड बार बार आ रहा आज, इन्होंने भी हरवा दिया मुझे, वो भी कर दिया, नाम आपका भी ले दिया उन्होंने। जी जी जी। तो ये क्या नहीं, उनको ये भी तो ध्यान कराना चाहिए ना। ये तो बात उन्होंने कह दी कि सुभाष बराला पूरा प्रदेश का चुनाव देखते देखते इस लोकसभा क्षेत्र में उनके लिए कितने कार्यक्रम, व्यस्तता के बाद भी मैं कार्यक्रम करके गया। उचाना में ऑफिस नहीं खुल रहा था, सुभाष बराला ऑफिस खुलवा करके आया था। ये बातें भूल जाते हैं कई बार लोग ना, लेकिन वो मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। अच्छा, अगर देखिए, अगर चौधरी रणजीत सिंह देखिए चुनाव हारने के नहीं थे, उन्होंने खुद चूक की है। देखिए, बड़े नेता हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, कोई ज़्यादा टिप्पणी मैं इस बात पे नहीं करूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कहीं न कहीं व्यक्तिगत गलतियाँ रही हैं जिसके कारण से चुनाव आ रहा है। क्या क्या गलतियाँ रही? आपने तो बड़ी बारीकी से। नहीं, देखिए, अब ज़्यादा उस पर चर्चा करने का मुझे नहीं लगता। लेकिन आजकल छोड़ के चले गए। विधानसभा चुनाव आया, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। वो आए, जैसे आए थे वैसे चले गए वो जी। अब वो दोबारा से जो है ना, सूत्र बताते हैं कि दोबारा से पिच तैयार की जा रही है भी किसी तरह से एंट्री बीजेपी में हो जाए। तो अभी ये बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए, आ रहे हैं नेता सब। देखिए, नेता तो बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं, अभी तो समय बताएगा। तो रणजीत सिंह चौटाला के लिए कितना सुविधाजनक रहेगा? मुझे नहीं पता कि वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में संपर्क में है कि नहीं है। जब संपर्क करेंगे, जिससे करेंगे, तब निर्णय हमारा नेतृत्व करेगा।
आपने सबके साथ में काम किया है बराड़ा जी, आप जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपका जो कार्यकाल रहा है, आपने खट्टर साहब के साथ भी काम किया, उनके साथ आपका विशेष प्रेम भी है, उनका भी आप प्रेम भी कहें या जो भी चीज़ें आप जिस तरह से भी लेते हो कहें, आप नायब सैनी के साथ भी आप एफिलेट हैं, काम करते हैं, सरकार में हैं चूँकि आप, दोनों में से बेहतर कौन? देखिए, जो काम मनोहर लाल जी करके चले गए हरियाणा प्रदेश में, वो हर एक मुख्यमंत्री के या हर एक राजनीतिक व्यक्ति के बस का नहीं है सर्वेश से। और फिर जब वो केंद्र में चले गए, उसके बाद नायब जी को जिम्मेवारी मिले। मैं नायब जी को बहुत पुराने समय से जानता हूँ। 1998 में मैं युवा मोर्चा में आ गया था, तब से मैं जानता हूँ इनको। तो उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने जितना सीखा है, ये हर पल मुझे लगता है कि किसी न किसी बात से, किसी न किसी घटना से सीखते ही जाते हैं। और जो मनोहर लाल जी ने एक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक पिच तैयार की थी, अगर खेल के हिसाब से बात करें आजकल की भाषा में, तो उस पिच के ऊपर वो खुद ज़बरदस्त बैटिंग की है। मनोहर लाल जी जो एक विकसित हरियाणा की नींव 2047 में भारत जब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा तो हरियाणा का उसमें अहम योगदान हो, तो वो एक रास्ता तय शुरू करके गए। वो नायब सैनी उसके ऊपर बहुत अच्छे प्रकार से चल रहे हैं, बहुत गजब से चल रहे हैं। सिंह चौटाला कहते हैं सीएम नहीं है, वो तो डमी है, कहाँ सीएम है, वो तो कई दफा कह चुके हैं। देखिए, ये जनता का अपमान है। जनता को नायब सैनी जी ने चुन करके भेजा, भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजा, और जनता का अपमान करना मुझे लगता है इन लोगों की एक आदत बन गई है, इसलिए इनको परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। दिग्विजय सिंह भी आजकल बड़ा जो है ना वो अग्रेसिव हो रहे हो। उनका एक बयान आया अभी हाल में, उन्होंने कहा कि तभी इतना ही अगर दमखम था नायब सिंह सैनी में, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी जिला परिषद का, क्यों नहीं जितवा पाए? देखिए, चुनाव तो जीतना हारना एक लोकतंत्र में लगा रहता है, ये तो जनता का वो है। कोई पत्नी चुनाव हार गई इसका मतलब ये थोड़ी भी नायब जी में काबिलियत नहीं है। हरियाणा की जनता ने उन्हीं नायब सैनी को, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, जिता करके भेजा है। लेकिन ये लोग इन चीज़ों को, इनके परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व करे तो इनको हजम तो होती नहीं है बातें। अच्छा, वो भी एक गरीब किसान का बेटा नायब सैनी, वो सामान्य किसान परिवार से आते हैं, वो मुखिया हैं प्रदेश के। एक सामान्य व्यक्ति राज करे, ये इनको हजम तो होता नहीं है कभी भी। अच्छा, काफ़ी दिन तो ये चला कहता भाई चलती तो खट्टर साहब की है, फैसले तो वहीं से हो के आते हैं, IAS IPS की जो लिस्ट बनती है ना उधर खट्टर साहब बना के भेजते हैं और इधर से जारी हो जाती है। अभी थोड़ी थोड़ी ये रूमर्स आ गई जो आती हैं चीज़ें, कहते भी नहीं अब थोड़ा सा मामला जो है ना, अभी थोड़ी सी इनको स्वतंत्रता दे दी है, नायब सिंह सैनी को मजबूत किया जा रहा है। क्या है मतलब असलियत क्या है? देखिए, स्वतंत्रता पहले भी थी, स्वतंत्रता आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन सर्वेश जी एक अनुभवशाली व्यक्ति का, जिसने प्रदेश का 9.5 साल तक नेतृत्व किया हो मुख्यमंत्री के नाते, और सामाजिक कार्यों का तजर्बा तो मनोहर लाल जी का बहुत पुराना है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सालों से संगठन मंत्री और अन्य जिम्मेवारियों पे काम करते आए हैं। अगर मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है, नायब जी को भी ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे तीसरे हमारे सांसद को, मंत्री को, विधायक को ज़रूरत पड़ती है मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन लेने की, जा करके क्यों नहीं लेंगे भाई? तो आप ये कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं जाकर के उसका सलाह ले, कोई हर्ज नहीं है ना। हमारी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो नायब जी भी अगर मान लिया कोई अनुभव का लाभ उठाने के लिए मनोहर लाल जी के पास गए हैं, तो कौन सी बुरी बात है? एक तरीके से आप ये कह रहे हैं भी हाँ ऐसा ही था कि मतलब लिस्टें वहीं पे तैयार हो रही थी। नहीं, आप देखिए, शब्दों को घुमाने का प्रयास मत करें। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेना हमारी जिम्मेवारी बनती है, और नायब जी राय ले रहे हैं तो अच्छा बात है, वरना अच्छी बात है, वरना लेनी चाहिए उनको, और लेते भी होंगे। लेते ही हैं या लेते ही होंगे? मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है लेने में, लेना ही चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? सलाह लेने में कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। हाँ, लेनी चाहिए, तो अच्छी बात करनी चाहिए, क्या हर्ज है इसमें? लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करता हूं कि मनोहर लाल जी अपनी तरफ से कुछ भी डिक्टेट करते नहीं है। मैं जानता हूं, मैं नायब जी को भी जानता हूं और मनोहर लाल जी को भी जानता हूं, और लोग भी पार्टी के जानते हैं। तो मानिए मनोहर लाल जी किसी भी तरह से अपने फैसले कभी थोपते नहीं है किसी के ऊपर। सलाह लेने जाते हैं तो दे देते होंगे।
इन दिनों ना ये कहा जा रहा है कि भी वैसे तो देखिए आपकी एफिलिएशन है आरएसएस का और बीजेपी का संबंध, एक तरह से एक ही चीज़ें हैं, कुछ फैसले वहाँ से होते हैं। तो लेकिन अब ये आई रूमर्स, जैसे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो कार्यकारी बनाया गया, हो सकता है कि उसको नियमित कर दें, ये भी आ रही थी बातें कि आरएसएस जो है ना अब थोड़ी सी तल्खी दिखा रही है, बन नहीं रही है आरएसएस में और जो आपका संगठन है बीजेपी का, इसके बीच में थोड़ा सा कुछ हो रहा है। मतलब देखिए तो मेरे ख्याल में सर्वेश जी या मीडिया के लोगों की बात होगी, हमें तो कहीं तल्खी दिखती नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता संघसेवक हैं। आरएसएस किसी और के नाम पे चाहती थी अध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ता संघसेवक हैं, देश के प्रधानमंत्री, बल्कि संघसेवक तो सामान्य संघसेवक यानी कि बहुत हैं, लेकिन प्रचारक भी जो जिनका जीवन प्रचारक का रहा है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे, आदरणीय मनोहर लाल जी संघ के प्रचारक रहे, और बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो संघ के प्रचारक रहे। और राजनीतिक क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कार्यकर्ता मांगा तो उन्होंने एक प्रचारक दे दिया संगठन मंत्री के रूप में। अब इतना सीमित है, यहाँ तक सीमित है, और संघसेवक भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए जब कभी कोई, जैसे मैंने कहा, कोई सलाह लेने के लिए जाए तो वहाँ से मिल जाती है, वरना वो सलाह थोड़ी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे संघ के सर्वोच्च अधिकारी कहते हैं, और मैंने तो इसको महसूस भी किया। हाल ही में एक रैली हुई थी अभी बीजेपी की, उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, नायब सिंह सैनी आए थे, तो और तमाम नेता भी थे। जाहिर सी बात है कि हाँसी में रैली हो रही है, जिला बना था, 23वां जिला बना है, उस पर भी बात कर लेंगे। और उसी रैली में कैप्टन अभिमन्यु भी आए थे, चूँकि नारायण उनका कर्म क्षेत्र रहा है, हालांकि आज वो विधायक नहीं है, 2 बार से हार रहे हैं। तो उनके मन में एक टीस थी, उन्होंने मंच से कहा कि भाई सीएम साहब आपने बहुत अच्छे काम किए, सब चीज़ें की हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है इस पर और चोट मारी है। तो इनडायरेक्टली वो ये कह गए कि भाई भ्रष्टाचार तो है, जबकि आपकी सरकार कहती है कि भाई जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, तो जो है ना हम बिल्कुल ऐसे लट लेके खड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने भरे मन से कहा कि भाई भ्रष्टाचार पे आपको चोट मारने की जरूरत है, ये कह गए। देखिए मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है। मतलब ये मानते भी खत्म नहीं हुआ। देखिए न्यूनतम पे आया है, एकदम से सारी चीजें ठीक न्यूनतम पे आया है या बढ़ गया है? नहीं, न्यूनतम पे है, न्यूनतम पे है। वो जिम्मेवारी के साथ बात कह रहा हूं मैं। वो देखिए ना, अब एक समय जब था, इसी देश के प्रधानमंत्री की कही हुई बात कोट कर रहा हूं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे लगता है जाकर के। कहा ना, सारी जनता के सामने। राजीव गांधी ने कहा। हाँ, राजीव गांधी जी ने कहा ना, सब ये तो पब्लिक डोमेन पे है बात ये। लेकिन इस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उसको नायब जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर था गरीब लोगों के बैंकों के अंदर खाते खोल करके, वो सारी योजनाएं, खाली सब्सिडी नहीं है, बहुत सारी। लेकिन आप किसी मकान की रजिस्ट्री कराने जाएंगे, मैं वही कहता हूँ ना, आप मैं पूरी बात करता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ न्यूनतम पे आया है। हो सकता है कहीं कोई कर्मचारी अधिकारी वो कहते हैं कि अपनी जान हथेली पे रख करके गलत काम कर जाता हो, लेकिन वो बचेगा तो नहीं है। इस आज की सरकार के अंदर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण मिलता नहीं है, ये बात आप पक्की मान करके चलिए। रजिस्ट्रियाँ जब कराने जाते हैं ना सर, पहले से ज़्यादा बढ़ गया मामला। नगर परिषद, नगर निगम में जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी आईडीज थी और थी, सब तरीके जो है चोर बाजारिया रास्ता निकाल लिया कि भाई ऐसे ठीक नहीं होगी, पैसे से ठीक होगी। करप्शन तो है, देखो मानना पड़ेगा, जब तक मानेंगे नहीं इलाज कैसे होगा उसका। देखिए मैं एक बात कहता हूँ ना आपको, बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक हुई हैं। हाँ, सुधार की गुंजाइश हर वक्त रहती है। अब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाई, आपका ये इंतकाल वगैरह है, उसका ही मैंने पता किया था ग्राउंड पे जाके, कहता और बढ़ गया, उसमें भी एक नया खाता शुरू हो गया। वो एक तय किया था कि एक समय सीमा के अंदर वो हो जाए, गांव के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर खोल करके ग्रामीणों को सुविधाएं वहां पर ज्यादा से ज्यादा मिलें, यानी कि जो गरीब आदमी है उसको काम करवाने में दिक्कत ना आए, इस बात के प्रयास हमारी सरकार ने किए। अब एक बात बताइए सर्वेश जी, अब गांव में कोई सीएससी सेंटर खुला है, आपका हमारे कोई भाई बंद है ना, गांव में जो काम चलाता है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, गांव के लोगों के बीच का उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का कोई बेटा है, उन्हीं का भाई है। अब सरकार ने तो सुविधा दे दी कि गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को
अपने कोई ऑफिस का काम है, दफ्तरों में धक्के खाने ना पड़े और वहीं पे उसका काम हो जाए, व्यवस्था तो यही करी ना। अगर वहां वो सीएससी वाला अगर कहीं कोई छोटी मोटी गड़बड़ करता है तो वो तो गांव के लोगों की भी उसके ऊपर निगाह होनी चाहिए। शहर के कस्बे में जहाँ सीएससी सेंटर है उसकी भी निगाह होनी चाहिए कि ऑफिस में जाते हैं हम काम कराने के लिए, वहां अगर कोई गलत काम करता है तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, समाज की जिम्मेवारी बनती है। सर्विलेंस रखे, मतलब खुद से नजर करना ही रखे। पड़ेगा ना। अच्छा, पिछले दिनों हमारी जयप्रकाश जी से बात हुई थी, सांसद हैं कांग्रेस के, जिक्र किया उन्होंने, वो उनका भी अपना एक स्टाइल होता है, वो कई बातें उनको पता होता है, वो करते थोड़े से इस ढंग से। कहता अभी कोई बीजेपी में ना वो गोड़ गोड़ करके है, कहता उधर वो सारे के सारे नेता जो है ना, या किसी को काम हो ना, अगर किसी ने सीएलयू करानी है तो गोड़ साहब को, अजय गोड़ बताया, क्या नाम बताया पता नहीं, क्या नाम बताया, कहता गोड़ है तो वो गोड़ हैं, लेकिन वो गोड हैं, उनके बगैर काम ही नहीं होते। कहता उधर मत्था टेकना पड़ता है। ऐसा कोई सिस्टम बीजेपी में चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जयप्रकाश को कांग्रेस की व्यवस्था कहीं ध्यान आ रही होगी, हो सकता है, मुझे तो जानकारी नहीं है इस बात की। नहीं, वो तो कहते ही थे, कहते पर्चियाँ तो मैं लेता था पहले जब उनकी सरकारें थी। क्या कहता था? पर्चियाँ लेता था। आपने उनसे एक बार सवाल किया था, इसलिए खर्ची पर्ची की बीजेपी बात इसलिए करती है, तो पर्ची तो मैं लेता था, खर्ची नहीं लेता था। इसलिए तो उनकी सरकार गई ना, वो तो आगे उसी पर्ची पे वो आगे। देखिए, ये तो कई बार जनता का मत बनता है चुनाव में, हार जीत के अलग, लेकिन वो होते हैं कारण, की लाइन पे कहीं और चल रहे थे, नीरज शर्मा और कई लोग कारण होते हैं। सर्वेश जी, हार जीत के अलग कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी ने गलत काम किया था इसलिए हारे ना। अब आपको ध्यान होगा एनआईटी से इनके विधायक थे, क्या वो शर्मा जी, क्या नाम था उनका, कांग्रेस के, नीरज शर्मा, वो कैसे गांधीवादी होकर के कैसे विधानसभा में जाते थे, और उन्होंने जब चुनाव में क्या कहा लोगों के बीच में, 50 वोट लिया, 50 वोट ले, एक नौकरी ले लो। वो जेपी की रीस कर रहे थे। और असंधवाड़ी इनकी सीट थी, उस पे उनके कैंडिडेट ने क्या कहा सर्वेश जी, कि पहले तो भाई अपना भरूंगा और फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, घर परिवार के लोगों का भरूंगा, फिर तुम्हारी सोचूंगा। बताओ, ये सोच इन लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कम से कम। अभय सिंह चौटाला कहते इस बीजेपी सरकार में अफसर मानते नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो अफसर ऐसे काम करेंगे। और वो कहता है अब मैं तो अगर फ़ोन करता हूँ किसी अफसर को तो फिर वो ताकत नहीं है कि वो बना कर दे काम करने के लिए। तो ये रोब तो उनका जनता के बीच में जा रहा है। सर देखिए सर्वेश जी, ये अपना अपना सोचने का तरीका, रोहतक में कह दिया उन्होंने, काम डीसी साहब ज्ञापन ले जाओ, नहीं तो फिर मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अपना काम करने का तरीका होता है सब लोगों का। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की भाषा में विश्वास करती नहीं है। हम तो डिलीवरी में विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों की सेवा में विश्वास रखते हैं। किसी को आंख दिखा करके काम कराना जरूरी है क्या? अधिकारी की काम करने की जिम्मेवारी है। आप उस अधिकारी को सीधी बात करके कहकर भी तो काम करवा सकते हो, और अधिकारी करता है 4 दिन। हाँ, लेकिन अगर लगता है कहीं कोई अधिकारी बिगड़ेल, तो कोई भी हो सकता है। बिगड़ेल है अधिकारी वैसे हरियाणा में, मैं कहता हूँ कोई भी हो सकता है। नहीं, हो तो सकते हैं वैसे, हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है। हाँ, उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ही जो है पूरी की पूरी बीजेपी आई थी। एक्चुअली वो सीजीआई आए थे तो आना भी था, स्वाभाविक था कि वो सूर्यकांत जी है, इधर पेटवाड़ में है, तो कांग्रेस नेता के घर बीजेपी के नेता गए थे, आपके मंत्री भी थे और भी थे। तो अटकलें हो गई कि तभी ये शामिल कराने के चक्कर में है, क्या है। किसके घर गए थे? तो कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़। देखिए, हमारे लिए तो पहली बात तो सर्वेश जी बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए, सब हरियाणवियों के लिए गर्व की बात है, खाली पेटवाड़ के लिए नहीं है। कुछ चल रही है क्या? मैं जो बात कह रहा हूँ खाली पेटवाड़ के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमारे अपने हैं, हरियाणा के हैं, गांव पेटवाड़ के हैं, आपके तो हैं, और एक बहुत सामान्य परिवार से निकल करके आए हैं। किस प्रकार से संघर्ष करके वहां तक पहुंचे, हम सबका सौभाग्य है। और जब इतनी बड़ी हस्ती आती है, देखिए वहां सब लोगों का इकट्ठा होना, मैं सकता हूँ सबके लिए सम्मान की बात है। उसमें से किसी भी प्रकार की राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अंदर की बात थोड़ी सी देखिए, इस मौके पे तो सर्वेश जी मुझे लगता है मौके को भी छोड़ देते हैं। उस मौके कोई और मौका होता तो उसकी बात हम कर लेते। को एक बार छोड़ दिया, चलो मैंने आपने कहा मैंने छोड़ दिया उस मौके को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस नारनौंद में जो है कुछ ना कुछ खेल तो करती है, करना चाहती है कि भाई देखिए, खेल तो पूरे देश में चलता रहता है। अब राजनीति में ये राज करने की नीति, और भारतीय जनता पार्टी राज करती है लोगों की सेवा के लिए, तो फिर राजनीति क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं खेल खेलेंगे?
हमको अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, और खेल खेलने की एक्सपर्ट है आपकी पार्टी। या यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए राजनीति खेल नहीं खेला जाता, यहाँ राजनीति खेल खेला जाता है जनता की सुविधा देने के लिए, जनता के कल्याण के लिए, इलाज भी करने के लिए खेल खेलते हैं। देखिए कल्याण, जनता के कल्याण में काम करते करते किसी का क्या होता है, इलाज होता है, क्या होता है, हमारे बस में थोड़ी है। ना मेरे बस में जूली ना तेरे बस में जूली, लेकिन बीजेपी जो है इलाज करने में माहिर मानी जाती है। और आज आपने समय दिया बराला जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में गुफ्तगू करके, और बहुत बहुत शुक्रिया भी है आपका। धन्यवाद सर्वेश जी। और आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, आप अपनी राय जो है बेबाकी से लिखें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।